देखो समझो, फिर से बताता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको मैं बोलता हूँ जीने का तरीका। एज ए ग्रुप, एज ए सोसाइटी हम कैसे रहेंगे, समझ में रहा है? क्या हमारा सिस्टम है जीने का, समझ में रहा है? ठीक है ना? एज ए ग्रुप ऐसा हर देश का अपना अपना है। हर देश ने अपना अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि देखो हम ऐसे जिएंगे, समझ में रहा है? हमने सिस्टम बनाया हुआ है कि भैया हम नेता सेलेक्ट करेंगे, हमने सिस्टम बनाया हुआ है कि भैया उनको हम अ, चुनाव से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने सिस्टम बनाया कि स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल लेवल पर भी गवर्नमेंट होगी, पावर्स बांटे हमने। ठीक है, क्योंकि क्या था कि सबके लिए एक सा रूल होना ना, वो ज़रूरी था एक्चुअली। सबके लिए एक रूल नहीं होने के कारण क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। सबके लिए एक रूल नहीं होने के कारण क्या हो रही थी बेटा, प्रॉब्लम हो रही थी। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, तो इसका एहसास आपको प्रियम्बल पढ़ के होगा। देखो एक्चुअली में ना काफ़ी सारे एक्ट्स के प्रियम्बल होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल को उसका सोल बोला जाता है। सोल यानी कि आत्मा बोले जाता है। सोल ऐसा नहीं है, ऐसे यू एल वाला हुआ, ठीक है चलो, आत्मा। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो प्रियम्बल है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कि हम जो भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है ना? तो हम इंडिया को एक सॉवरेन स्टेट, है ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इंडिया को। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, सिक्योर मतलब ऐसे बचाना नहीं, सिक्योर ऑल इंडियंस को हम ये देने वाले हैं, सिटीजन्स को ये देने वाले हैं जस्टिस, सबको न्याय मिले, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है, इकोनॉमिक न्याय की मतलब सबके पास एक से रिसोर्सेज हों, सोचने की आज़ादी हो, एक्सप्रेशन की आज़ादी हो, बिलीफ की आज़ादी हो, फेथ की आज़ादी हो, और वर्शिप की आज़ादी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम। स्टेटस की इक्वालिटी है, कोई अलग अलग सेट ऑफ सिटीजन्स नहीं होगा। क्या है ये, इसलिए आया क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम पे क्या होता था कि अलग अलग वैल्यू होती थी। उन लोगों ने अलग सिटीजनशिप टाइप का क्रिएट कर रखा था एक तरीके से। मतलब कि अंग्रेज़ अलग हैं, अंग्रेज़ों की वैल्यू अलग है, और ये इंडियंस को तुच्छ मानते थे वो। आ रहा है समझ में? तो हमने वो सारे स्टेटस स्टेटस ख़त्म कर दिए, राजा महाराजाओं के भी स्टेटस सब खत्म। सारे लोग एक हैं, सिर्फ एकेडमिक स्टेटस रहेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? बाकी कोई टाइटल आइटल सब हटा दिए, लोगों के नाम के आगे टाइटल लगते थे। अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी रहेगी, याद रखना बेटा, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी। तो हम इसका भी डिस्कशन करेंगे कि जैसे रिजर्वेशन है तो वो क्यों है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ऑब्वियस ही बात है, देखो समझो, हम लोग एक जो पहलू पकड़ते हैं, हम जो सुनते हैं, तो वो हमको एकदम से गलत लगता है। लेकिन भाई किसी व्यक्ति ने अगर उसको रखा तो बिल्कुल इलॉजिकली तो नहीं रखा होगा ना। समझ में आ रहा है? तो कुछ लॉजिक हैं, समझ में आ रहा है? वो तो मिसयूज़ और थोड़ा सा गलत तरीके से चीज़ों को लेकर के आना, वो सब हो जाता है। ठीक है ना? एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, क्या प्रमोट करना है? फ्रेटर्निटी, भाईचारा, और हर व्यक्ति की डिग्निटी हमको क्या करनी है, एश्योर करनी है, और इन नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी। आ रहा है समझ में? एकता बनी रहे, अक्षुणता बनी रहे, है ना? इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस समय जिसने ये बनाया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो ग्रुप था जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। समझ में आ रहा है? डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये तोहफा हमने खुद को दिया है। आ रहा है समझ में बेटा? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? एक बार रीड कर लो उसको। तो ये समझ लो कि एक पब्लिक स्पीच जैसे चल रही है, समझ में आ रहा है? और हम सारे लोग अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं, मतलब रीड कर लो इसको। ये प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत
इंसाइट मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, अपने अधिकारों का पता चलता है। कोई भी कानून इन बातों के खिलाफ नहीं जा सकता है बेटा, ठीक है। नहीं, अपन लिटरल मीनिंग पे ना जाए, ठीक है ना। सॉवरेन बेसिकली तो मतलब होता है राज्य टाइप का, आ रहा है समझ में, कि सुप्रीम रूलर टाइप का होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब राजा की जब बात हो रही होती है उस तरीके का। तो सॉवरेन स्टेट इसलिए है क्योंकि हमने प्रेसिडेंट चुना हुआ है, तो प्रेसिडेंट हमारे देश का राजा है, लेकिन सिर्फ सॉवरेन नहीं है। मतलब राजा महाराजा वाला सिस्टम है हमारे यहाँ, पूरे देश का एक राजा है जो कहलाता है राष्ट्रपति, लेकिन पावर पीएम से बंटते हैं, समझ में आ रहा है। और पीएम के पास भी 100% एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, ऐसा है मतलब, ठीक है ना। तो सॉवरेन स्टेट है हम, मतलब कि हमारे यहाँ भी राजा है, मंत्री है, प्राइम मिनिस्टर इज बेसिकली प्रधानमंत्री, समझ में आ रहा है। और अलग अलग मंत्रालय हैं, तो आप नोटिस करो एक राजा महाराजा वाला सिस्टम है ये। क्लियर गाइस? ठीक, डन 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 डन। शुरू करें कॉन्स्टिट्यूशन लेके प्रभु का नाम। चलो ठीक है। अच्छा, कल को किसी को यूपीएससी या वो सब देना है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको एकदम भतेरी डिटेल में है, मतलब आ रहा है समझ में, बहुत ही मतलब क्लियर है। तो इसका कोर्स ऐसा बना हुआ है, ये जो सी सीट का आपका जो कोर्स है, सुंदर है। कल को आप कोई दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी देते हैं, मान लो कि आपने सीएस बनने का भी निर्णय लिया और आपको लग रहा है कि भैया मैं यूपीएससी भी कर डालूँ, या मैं अगर मान लो कि कोई एक्चुअली पता है प्रोफेशनल बनने के बाद भी ना गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उनके भी कुछ कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है ना। तो उनमें ये जो टॉपिक्स हैं ये रहते हैं बेटा, आ रहा है समझ में। तो आपको ये सिर्फ आज के काम का नहीं है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको आपके जीवन के लिए ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप भारत में रहते हैं, आ रहा है समझ में। दूसरा कि हर एकेडमिक के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ सी सीट में बल्कि आगे भी, समझ में आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हिस्सा शायद आपको एग्जीक्यूटिव में भी रहेगा, ठीक है गाइस। तो इम्पोर्टेंट बातें हैं, है ना। लेकिन अपन हाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाए तो एक साल डिस्कशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का हो सकता है, इस बात को समझें आप, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। 2-2.5 साल तो बनने में लगे थे, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेशंस पॉलिसी होगा, इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ सर्टेन फंडामेंटल वैल्यूज़। फंडामेंटल वैल्यूज़ का आपको ध्यान रखना है। The vision of our founding fathers and the aim and objectives which they wanted to achieve through constitution are contained in the preamble, the fundamental rights and the directive principles। ये 3 हिस्से हैं सबसे मेन, सबसे मेजर। प्रियम्बल जो हमने अभी पढ़ा, उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, हर इंसान के पास जो बेसिक राइट्स हैं वो क्या हैं, और एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। समझ में रहा है कि स्टेट यानी कि सरकार जब पॉलिसी बनाएगी तो वो किन बातों को ध्यान में रख करके बनाएगी। इनके अगेंस्ट में नहीं जाया जा सकता बेटा, इनके अगेंस्ट में नहीं जाया जा सकता, क्लियर है, ठीक है ना। तो देखो दीज थ्री में बी डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द टेस्टमेंट ऑफ फाउंडिंग फादर्स टू द सक्सीडिंग जनरेशंस टुगेदर विद द लेटर पार्ट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो इमेजिन करो कि भाई जब बना था, अरे समझ में, कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या सोचा होगा उन लोगों ने, मतलब कितना ज़बरदस्त उनका ये रहा होगा विज़न कि भैया सारे फ्यूचर वाले जितने भी लोग हैं उन सब के लिए, ठीक है। मतलब इमेजिन करो 1950 में क्या सिचुएशन रही होगी, 1949 में, कि 2020 में भी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है प्रॉपर, समझ रहा है। ना कंप्यूटर्स थे, ना टेलीफोन था, समझ रहा है, सिर्फ कुछ अखबार थे, अंग्रेज छोड़ करके गए थे, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन था, समझ ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना था, समझ रहा है। तब भी उन लोगों ने सोचा, ठीक है। और आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर इंसान के
अधिकारों और उन सब का ख्याल रखा गया, क्योंकि उस समय लोगों की जो थिंकिंग थी ना वो बहुत अच्छी थी। आ रहा है इसमें मैक्सिमम लोग सच्चे थे, एकजुट हो जाते थे बिना कम्युनिकेशन के। मतलब आज तो सोच करके जो व्हाट्सएप वगैरह है, इमेजिन करो कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, आ रहा है समझ, तो उसमें इकट्ठे हुए थे हज़ारों लाखों लोग, कैसे हुए होंगे यार, समझ में आ रहा है? इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी लोगों तक, इमेजिन करो यार, सोच करके देखो कि इतने सारे लोगों को बिना कम्युनिकेशन सिस्टम के इकट्ठा कर लेना कितनी बड़ी बात थी। मतलब अगर उनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम होता प्रॉपर तो क्या ही हो जाता, मतलब ज़बरदस्त है। समझ में आ रहा है? आप एक बार उस सिनेरियो को इमेजिन करके देखो, समझ में आ रहा है? ऐसे ही नहीं मानते हम महात्मा गांधी जी को, समझ में आ रहा है? ये तो आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह में अ, उनको लेकर के बहुत सारे वो चल रहे हैं, समझ में आ रहा है? हिस्ट्री बदलने की कोशिश की जा रही है बेटा, अभी सिनेरियो ऐसा चल रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? चलो ठीक है ना? द विजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स, ठीक है, प्रियम्बल, ठीक है। तो विजन मतलब उस समय लोगों के बारे में सोचा गया कि भाई क्या करना चाहिए लोगों के लिए। द प्रियम्बल एक्सप्रेसेस द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ रेनेसेंट इंडिया, नए इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंस के समय इमर्जिंग आउट ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉरेन डोमिनेशन, अंग्रेजों के जुल्म से हम आज़ाद हुए इतने सालों के बाद। और ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब ज़बरदस्ती हमको दबाया जाता था, अरे समझ में, कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ वो लूट करके ले जा रहे थे, फ्यूडल सिस्टम था उसको कहते हैं। द पीपल वर ग्रिमली स्ट्रगलिंग टू रीबॉर्न इन टू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड होप। समझ में आ रहा है? तो लोगों को डिग्निटी चाहिए थी, ऑब्वियस सी बात है। तो अंग्रेजों ने बहुत बुरी हालत कर रखी थी हमारी, क्योंकि कुछ बड़े लोग उनके साथ मिल गए थे, समझ में आ रहा है? तो ज़्यादातर लोगों के अगेंस्ट में जो करना है कर लो, ठीक है ना? द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रियलाइजेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा comprises of both the justifiable justiciable fundamental rights as well as नॉन जस्टिसिएबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, मेन बात क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा की, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर आधारित है और फंडामेंटल राइट्स पर, ठीक है ना? ये पढ़ेंगे अपन क्या क्या है। The judicial contribution to the synthesis and integration of fundamental rights and the directive principles in the process constitutionalizing social and economic rights have been crucial to the, लोगों को सोशल और इकोनॉमिक राइट्स देने का कॉन्सेप्ट है, आ रहा है समझ में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट ओनली बी as means to effectuate fundamental rights but also as a source of laws for welfare state। आप जो कानून बनाएंगे ना, जो कानून बनते हैं ना हमारे देश में, वो फंडामेंटल राइट्स के साथ या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब सरकार कानून बना सकती है लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी कानून नहीं बना लेगी वो, आ रहा है समझ में? उसको किसका ध्यान रखना पड़ेगा बेटा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? फिर क्या बोल रहे हैं देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस प्री एमिनेंट एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस, ऑन ट्रीटिंग ऑल सिटीजन्स एज इक्वल बिफोर कानून, आ रहा है समझ में? मतलब कानून के सामने सब एक से हैं। तभी सलमान खान को भी पेशी में जाना पड़ता था। अब क्या होता है ना, देखो ठीक है, ओवर द पीरियड क्या है, ठीक है, जैसे कानून बना सबके लिए सेम है लेकिन एक्चुअली में ऑपरेट वैसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या होता है कि रूल्स में थोड़ा बहुत उन लोग ना कर लेते हैं, मतलब किसी के लिए तो रात में भी जज जग जाएगा और किसी की 2-2 महीने तक उसकी डेट नहीं आ रही बेचारे की, है ना? तो ये एक्चुअली थोड़ा सा मैनिपुलेशन है एक तरीके से देखा जाए तो। कॉन्स्टिट्यूशन सही बना है, समझ में आ रहा है? ये लोग गड़बड़ करते हैं, मतलब समझ में आ रहा है? लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम वगैरह बिल्कुल सही था लेकिन ये लोगों की एक्चुअली वो है कि उसमें से लूप होल ढूंढ के और वो अपना फ़ायदा करने की कोशिश करते हैं, आ रहा है समझ में? एंड सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड द ऑप्रेस्ड, ठीक है ना? द पीपल ऑफ इंडिया डिराइव देयर एग्जिस्टेंस एज पॉलिटिकल कम्युनिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन विच वी द पीपल, है ना? तो
तो ये काय से स्टार्ट हुआ है अगर देखा जाए तो वी द पीपल, हम लोग से, हमसे स्टार्ट हुआ है, गिव टू आवर सेल्स, है ना, इन द प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. इट इज़ बिकॉज द कंट्री इज रिपब्लिक एंड नॉट a mere democracy that the people are enjoined to nurture and indeed celebrate their linguistic, ethnic, cultural, religious diversity and to ensure that the citizens do not suffer from want and indignity. मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया है कि सब अपनी अपनी चीज़ों की भैया वैल्यू करो, जिसको जो अच्छा लगे वो करो. अरे सुन, किसी पे कुछ थोप नहीं रहे. मतलब अगर आप हिस्ट्री अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्राज़ील हो गया, समझ रहे, और श्रीलंका भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, समझ रहे. ये आपके एग्जाम्पल्स ना 9th क्लास की सोशल साइंस में है, पॉलिटिकल साइंस वो जो रहता है उसमें दिया हुआ है कि श्रीलंका ने बहुत गलत तरीके से हैंडलिंग की थी, समझ रहे. ठीक है, इसलिए उसमें मतलब 20 साल लड़ाइयाँ चलती रही, समझ रहे. मतलब वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए उन लोगों ने एकदम वो वाला तरीका अपनाया कि भैया हम लड़ाई करेंगे और ख़त्म कर देंगे इस तरीके से. तो वो जो टसल थी वो बहुत लंबी चलती रही, आ रहा है समझ. जबकि ब्राज़ील ने प्रॉपर एरिया वाइज डिवीज़न कर दिया था, आ रहा है समझ. तो वो एक देश रहा और वहाँ हमेशा शांति रही और दोस्ती भी रही, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं, आ रहा है समझ में. तो ऐसे अलग अलग हिस्टोरिकल अलग अलग देशों के केस लॉज हैं, समझ में रहा, जिससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं. ठीक है, तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं ना अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी कैसी है कि सब अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले, समझ में आता है, लेकिन फिर भी सब एक हैं क्योंकि सब एक दूसरे की चीज़ों की वैल्यू करेंगे. हाँ, सिंगल और तमिल, हाँ उसमें बहुत लड़ाई थी. बेल्जियम श्रीलंका वाला चैप्टर, ओ माय गॉड, तुम्हें याद है, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रहा है. ठीक है, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने पता नहीं 2008 के आसपास मतलब अपनी सिस्टर को पढ़ाया था. ठीक है, 2008 या 2007 में मेरी सिस्टर थी शायद, 9 में ऐसे कुछ. ठीक है ना. चलो फिर देखो, मैं 9th में था 1999 में. ठीक है ना. हाँ ठीक है, चलो. दो द इंडियन tapestry of traditional multiculturalism nourished by many centuries of assimilative forces have been subjected to occasional fissures and most diverse nation on earth, ठीक है ना, has been able to overcome these crises. मतलब राइट्स या इस तरीके से कुछ बीच बीच में होती रही हैं लड़ाइयाँ, समझ में रहा है, लेकिन हम दुनिया के सबसे डाइवर्स नेशंस हैं, डाइवर्स नेशन में से, मतलब इतनी डाइवर्सिटी है फिर भी एक है. एंड यूज़ द इनेट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन रिपब्लिक टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. तो ये जनरल है, इसमें सिर्फ नॉलेज बेस्ड MCQ आ सकता है, कोई एकदम वर्ड बेस्ड तो आना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है ना. तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये याद रखना बेटा, समझ में रहे. मतलब आपके सारे लॉजिक डिराइव होंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, आप अपने लॉजिक लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन को काउंटर नहीं कर सकते, ये याद रखना, समझ में रहे. कोई कानून तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ाई नहीं कर सकता. कॉन्स्टिट्यूशन सारे कानूनों की मम्मी है, पता है कि नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मदर ऑफ ऑल लॉज, ऐसे बोलते हैं. ठीक है ना. कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि यही तो हमारे जीने का तरीका है, समझ में रहे. मतलब तुम समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एंड्रॉयड, आ रहा है समझ में, और जितने भी लॉज हैं वो एप्लीकेशन है बेटा, समझ में रहे. आप फ़ोन के अगर उससे समझो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका है एंड्रॉयड या iOS, है ना, समझ, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है. और जितने भी लॉज हैं ये हैं आपके ऐप्स, समझ में आ रहा है. तो अगर कोई भी ऐप एंड्रॉयड से कंपैटिबल नहीं होगा तो वो चल ही नहीं पाएगा. कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गया तो वो लॉ चल ही नहीं पाएगा. गाइस क्लियर हुआ क्या बोला, समझ में आ रहा है ना. ये परफेक्ट एग्जांपल है इसके लिए. चलो
अपन देखते हैं बेसिक फ्रेमवर्क किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रॉड फ्रेमवर्क कब आया, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना अपन, वो क्यों मनाते हैं, क्या हम जानते हैं? क्योंकि उस दिन हमने अपने जीने का सलीका तय किया था। उसके पहले हमारे जीने का सलीका क्या था, जो अंग्रेज़ों ने तय किया था, हम उनके रूल्स के हिसाब से जी रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने कॉलोनाइजेशन वो किया हुआ था, है ना, कंट्रोल किया हुआ था पूरा। क्लियर है, ठीक है ना? ठीक है गाइस, है ना? तो इट्स अ कॉम्प्रहेंसिव document. The Constitution of India came into force on January 26, 1950. It's a comprehensive document. Apart from dealing with the structure of government, the Constitution makes detailed provisions for the rights of citizens and other persons in number of entrenched provisions and for the principle to be followed by the state and governance of the country labeled as directive principles of state policy. चलो रीड करते हैं प्रॉपर, क्या बोल रहे हैं? 26 जनवरी 1950 को ये मूर्त रूप में आया। बेटा याद रखना कि केम इनटू फोर्स ये है, और बन करके कब तैयार हो गया याद रखना, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को। समझ रहे ये क्या हुआ, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ। समझ रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब बना एक तरीके से, और फोर्स में आया कब, 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, चलो फिर तो ये क्या बोल रहा है, देखो इट्स अ कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट, बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ोटो देखो नेट में तो पता चलेगा तुम्हें, बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। तो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कि पीएम होगा और राष्ट्रपति होगा, मंत्रालय होंगे, पार्षद होंगे, सांसद, ये सब किसने तय किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। आ रहा है समझ में, ठीक है ना? डिटेल प्रोविजन है सिटीजन्स के राइट्स के, सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, आ रहा है समझ में, और अदर पर्सनस के, कोई बाहर से आएगा तो उसके क्या अधिकार होंगे, समझ में आ रहा है ना? नंबर ऑफ एंट्रेंच प्रोविजंस, ठीक है। एंट्रेंच मतलब कि चेंज हो चुके हैं, मतलब ओवर द पीरियड चेंज भी हुए, ऐसा नहीं है कि 1950 वाला एज इट इज़ चल रहा है। ओवर द पीरियड बहुत लड़ाइयाँ हुई, कुछ कुछ चीज़ें चेंज भी हुई, ठीक है ना? और उसमें क्या है, प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। जब वो स्टेट बोलता है तो यूनियन की बात कर रहा होता है, और लग रहा होता है ये एक तरीके से सरकार पे। तो सरकार को हमने क्या बोला कि भैया देखो आप कानून बना सकते हो, लेकिन कानून बनाने के लिए जो ग्राउंड्स है, जो बेस है कि क्या कानून बना सकते हो क्या नहीं, आ रहा है समझ में, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मुंह तकना पड़ेगा, जिसमें लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है गाइस, फिर क्या है, ऑल पब्लिक अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल। समझ रहे, लेजिस्लेटिव मतलब कि कानून बनाने वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो देश को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, है ना। लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि ये पढ़े लिखे वाले कलेक्टर और ये सब जो है, और जुडिशियल मतलब कि जजेस वगैरह। समझ में आ रहा है, ये सब यानी जितने भी लोग हैं ये अपनी पावर कहाँ से डेराइव करते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन से, विच इन टर्न डेराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द, ठीक है ना। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स आउट द एम्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो एम्स और एस्पायरेशंस, लोगों की जो विजन्स है उसको वो करता है कि भैया हम भाईचारे से रहेंगे, शांति से रहेंगे, हर एक व्यक्ति को डिग्निटी मिलेगी। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को ईगो बड़ा प्यारा है, इज्जत बड़ी प्यारी है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, क्लियर है। फिर it is a part of constitution. The preamble declares India to be a sovereign, socialist, secular democratic republic and secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. It is declared that constitution has been given by the people to themselves.
ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लोगों ने खुद को दिया है, मतलब हर ऐसा देयर बाय अफर्मिंग द रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटी एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। ठीक है, जनरल जनरल बातें हैं। द पॉलिटी assured to the people of India by the constitution is described in the preamble as, हाँ ये है। तो हमने क्या डिस्क्राइब किया कि सॉवरेन है, फिर क्या है, सोशलिस्ट भी है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आ रहा है समझ। तो सॉवरेन का मतलब क्या होगा कि एक्सटर्नली एंड इंटरनली सॉवरेन है। सॉवरेनिटी इज इन ए स्ट्रिक्ट सेंस एंड नैरो सेंस द टर्म इम्प्लाइज इंडिपेंडेंस ऑल राउंड विद इन एंड विदाउट द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। ये जैसे डिफाइन कर रहा है अपन उसी तरीके से चलते हैं, है ना। सॉवरेन मतलब कि इंडिपेंडेंट, हम अलग है, हम पे किसी देश की कुछ नहीं चलने वाली, हमारा अपना अलग राज्य है, मतलब एक तरीके से पूरा देश एक राज्य है। अंग्रेजों के पहले क्या था ना कि जितने राजा थे समझ लो कि उतने देश थे। अगर आपको थोड़ा हिस्ट्री अगर याद हो तो सरदार पटेल जी ने, समझ रहे, 600 अलग अलग रियासतों को कंबाइंड किया था, वन नेशन और 25 स्टेट्स में, आ रहा है समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। तो टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो हमारा देश एक नहीं था, हमारे एक देश में 600 अलग अलग देश थे एक्चुअली, क्योंकि हर राजा का दूसरे राजा से थोड़ी कोई लेना था, समझ रहे। हर राजा का अपना राज्य अपने आप में एक पूरी कंट्री थी। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखोगे ना, समझ रहे, तो वहाँ पर इतने छोटे छोटे देश क्यों हैं, और हमारा देश अगर जोग्राफिकली देखो तो इतना बड़ा क्यों है। अरे समझना, हमारा देश जो है वो जोग्राफिकली इतना बड़ा क्यों है। और बाकी मतलब यूएस में भी अगर तुम देख लो या यूरोपियन कंट्रीज में देख लो तो इतने जरा जरा से देश है, समझ में रहा है, ठीक है ना। कि मतलब अपन क्या जबलपुर संभाग को अगर अपन वो करें तो हमारी पॉपुलेशन और मतलब एरिया भी इनफैक्ट, समझ में आ रहा है, कुछ हद तक किसी किसी कंट्री से ज़्यादा है। क्यों है ऐसा, बड़े देश और छोटे देश क्यों हैं? तुम्हें पता है एक्चुअली हमको बड़ा देश किसने बनाया है? एक्चुअली हमको बड़ा देश जो है ना वो एक्चुअली में अंग्रेज़ों ने ही बनाया है। पॉइंट समझ रहे हैं आप, ठीक है। हमको, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ये राजा महाराजा वाला सिस्टम वो ख़त्म करते गए, उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया एक्वायर कर लिया, लेकिन वो सही ढंग से नहीं ऑपरेट कर रहे थे क्योंकि वो हमको तुच्छ मानते थे। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो हमने उनसे जब हैंड ओवर लिया तो वो जो पूरा एक करने का जो मेन काम किया था वो किसने किया था? अंग्रेज़ों ने। हम 600 रियासतों से बात करके एक क्यों कर पाए? क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबको कंट्रोल किया हुआ था। तो जब वो कंट्रोल हैंड ओवर करके गए, समझ में आ रहा है, तो पूरा एक देश बना लिया हमने। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर अंग्रेज आते ही नहीं तो एक देश नहीं होता आज के डेट में भारत, समझ में आ रहा है। ये मेरी थ्योरी है, समझ में आ रही है, मुझे लगता है, क्योंकि सारे राजा जो थे, बहुत सारे राजा फिर अपने आप में इंडिपेंडेंट रहते, समझ में आ रहा है, तो वो किसी राज्य में मिलने के लिए बोलते नहीं, आ रहा है समझ। तो ऑब्वियस सी बात है फिर अलग अलग कंट्रीज जो है वो आसपास के लोग मिल जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर इसी तरीके से चला है और इसलिए वहाँ पर छोटे देश हैं, आ रहा है समझ, ठीक है ना। लेकिन चलो ठीक है, ठीक है। As discussed above, legal sovereignty is vested in the people of India and political sovereignty is distributed between the union and the states. ठीक है, लीगल सोवरेनिटी लोगों को मिली हुई है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी किसको मिली हुई है? यूनियन और स्टेट के बीच में बटी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। जो जो आपके काम का होगा वो मैं फोकस कर दूंगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। द डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी इज इलस्ट्रेटेड बाय द प्रोविजंस conferring on the adult citizen the right to vote and by the provisions for elected representatives. Elected representatives are नेता, समझ में आ रहा है। एडल्ट सिटीजन मतलब कि वोटिंग का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि लोग चुनते हैं हमारे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव वर्ड यूज होता है ना, ठीक है ना, वो कई जगह यूज़ होता है, बहुत ब्रॉड है।
कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली जब एग्जीक्यूटिव वर्ड यूज़ होता है तो कलेक्टर और जो पढ़ लिख करके जो जाते हैं ना, जैसे यूपीएससी क्लियर करके आप किसी डिपार्टमेंट के वो बन गए, तो उन सबको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। जो वर्क करने वाले पूरे लोग हैं वो कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव जब हम बोलते हैं तो हम बेसिकली नेताओं को की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, समझ में आ रहा है, उनको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्लियर है? सोशलिस्ट का क्या मतलब है? 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था, समझ में आ रहा है, तो हमने अपने लोगों को जस्टिस देने की बात की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, याद रखना बेटा, ये अलग चीज़ है ना, पूरी लिस्ट है इसमें कि कानून किस बेसिस पे बनी है, जो पढ़े लिखे नहीं है। ओके, ठीक है ना। कंटेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिजाइन फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सोशलिस्टिक गोल एनविसेज्ड इन द प्रीएम्बल। The expression democratic republic signifies that our government is of the people, by the people and for the people। ठीक है ना, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, समझ रहे, ठीक है ना, और लोगों का, ऐसा बोल सकते हो, समझ रहे, लोगों की है गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा बनाई गई है, आ रहा है सामने, ठीक है। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है ना। चलो ठीक है, तो अब देखो ये इतना, देखो एक बार पहले थोड़ा भारी भारी है बीच बीच के, लेकिन वो स्किप करते जाना है अपने को, समझ में आ रहा है, अपने को एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। एक एक वर्ड का अपने को यहाँ पर वैसा फोर्स नहीं है, ठीक है। सर एजुकेटेड टॉप पे रहते हैं, बट जब चलाने की बात आती है तो अनपढ़ लोग क्यों चला रहे हैं देश। बेटा पॉइंट ये है ना कि हमको जब देश में आज़ादी मिली थी ना, समझ में रहे, तो एजुकेशन का रोल नहीं था ऐसा पर्टिकुलरली, आ रहा है सामने, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड थे, तो अपन एजुकेशन को वैसी इंपॉर्टेंस दे नहीं पाए। क्योंकि क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन वो लोगों के बीच में रहा है, समझ में आ रहा है, उसको लोगों का नॉलेज है, तो वो टेक्निकली तो नहीं बता सकता, लेकिन वो ओवरऑल तरीके से ये बता सकता है कि भैया क्या अच्छा है लोगों के लिए, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई वाली नहीं होती, समझ में आ रहा है, एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई वाली नहीं होती। अगर देखा जाए जैसे शाहरुख खान है, समझ में आ रहा है, तो शाहरुख खान को डॉक्टरेट की उपाधि दी किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने, समझ में आ रहा है कि भैया आप डॉक्टरेट, उसको डबल डॉक्टरेट मिली हुई है, तो अब कायदे से तो उसको थीसिस जमा करनी चाहिए थी, समझ में आ रहा है, और उसको पूरा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था, वो सब बनाया गया उसने, वो सब नहीं बनाया ना, समझ में आ रहा है। सचिन तेंदुलकर को वो मिल गई, क्यों, समझ में आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई में आप समझो, एजुकेशन में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, एजुकेशन मतलब ये जो चीज़ें लिखी जाती हैं, नहीं, सुनो पूरी बात, प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि क्यों है ये, और मतलब क्यों अलग नहीं कर सकते हैं, समझ रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास नॉलेज होता है वो सीधे सीधे एजुकेशन से आप उसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर पाते कई बार, समझ रहे, ठीक है। किसी व्यक्ति ने अगर मान लो कि किसी एरिया में बहुत काम किया है, तो उसने ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर कर ली हैं कि अब वो बुक लिख सकता है। तुम इमेजिन करो ना, चीज़ें बुक्स में कब आई, चीज़ें बुक्स में कब आई, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन ने उसको एक्सपीरियंस किया, समझ रहे। तो एजुकेशन एक्चुअली में एक ऐसा ज़रिया है, एजुकेशन एक्चुअली में एक ऐसा ज़रिया है जिसमें कि आप जल्दी से बहुत एक्सपीरियंस लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया उन बातों को जान पाओ। मतलब किसी व्यक्ति को 20 साल लगे चीज़ों को डिस्कवर करने में, आपको 10 मिनट में वो पता लग जाएगा, क्योंकि वो बुक्स में लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। उसको तो डिस्कवर करने में सालों या
पता नहीं कितने टाइम लग गया, और उसने जब वो चीज़ डिस्कवर कर ली तब वो चीज़ किसी बुक में लिख गई, और हमको लगा कि यार अगर हमारी यंग जनरेशन को पहले से ही ये बात पता लग जाएगी तो वो और नया नया सोच पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो एजुकेशन एक्चुअली में एक स्टेप बिहाइंड चलती है एक्सपीरियंस के। मेरा पॉइंट समझ रहे हो क्या? क्लियर है? ठीक है ना? तो अब, और एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको दुनिया जहान का नॉलेज पता लग जाता है। तो जहाँ तक नेताओं की और इन सब की बातें हैं, ठीक है ना, वो गवर्न एक्चुअली में एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, इंटेंशन की प्रॉब्लम है। और हम एजुकेशन प्रमोट क्यों करते हैं? क्योंकि एजुकेशन सही होती है ना तो इंटेंशन बंदे की सही हो जाती है। आप अगर इस पूरे सर्कल को समझ पाओ तो, मेरा पॉइंट समझना, ठीक है? एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। एजुकेशन, आप सब जो पढ़ लिख करके आए हैं ना, समझ में, तो आप ऐसी बातें नहीं करते हैं, समझ में, मतलब मैक्सिमम लोग मुझे लगता है कि ऐसी बातें नहीं करेंगे कि नहीं यार वॉयलेंट वाली, समझ में रहे, ठीक है? जितने लोग बेसिक एजुकेशन 1 से लेकर 12 तक की कंप्लीट करते हैं ना, समझ में रहे, तो उनमें से बहुत कम लोग हैं वो जो वॉयलेंट होते हैं, समझ में रहे। एजुकेटेड लोगों को देखा है तो हिंसक नहीं होते हैं, समझ में रहे, वो रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन, क्योंकि आपने इतनी स्टोरीज और वो सारा कुछ पढ़ा होता है, समझ में रहे, तो आप समझ जाते हो कि भैया लड़ाई के अलावा और कोई रास्ते हैं। जो एजुकेटेड नहीं होता, आपने इतना देख लिया ना, आपने इतना पढ़ लिया, तो आप इतनी हिस्ट्री जानते हो, आपने इतनी जो स्टोरीज पढ़ी, तो आपने बहुत सारे बड़े लोगों का ज्ञान, जो लोगों को 40-40, 50-50 साल की उम्र में हुआ, ज़िंदगी लड़ते बीत गई। जैसे मान लो वो उसकी राजा की कहानी थी ना, एक सम्राट अशोक की, सुनना रहे कि सम्राट अशोक ने क्या किया कि भाई पहले पूरा वर्ल्ड जीतने की कोशिश की और उसके बाद फिर वो अध्यात्म में चला गया। तो हमको उस बंदे ने ये हिंट दी, हमको उस पर्टिकुलर चैप्टर में और उसको पढ़ते समय अननोइंगली, सबकॉन्शियसली हमको उसने ये एजुकेट किया, समझ रहे, कि भैया लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, समझ रहे, तुम दुनिया जीत भी लोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आप इस बात को प्रॉपरली समझ पाओ तो आपको समझ में आएगा ये बात उस बंदे ने 60 साल की उम्र में बोली थी, समझ में रहे, या शायद और ज़्यादा, पता नहीं मुझे, समझ में रहे, 50 साल की उम्र में बोली हो, लेकिन हमें ये बात पता चल गई बेटा 20 साल में। और अगर हम इसका एनालिसिस कर पाए तो हम अपना बाकी का जीवन सही तरीके से बिता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इग्नोरेंस में बताया, या मैक्सिमम लोगों ने इग्नोरेंस में बताया, और ये है वैल्यू एजुकेशन की। पता नहीं आप समझ पाओ तो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना? बट सर सिस्टम भी तो सही नहीं है कंट्री का, जैसे एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है सही, सिस्टम ठीक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन तुम इस बात को सोच करके देखो कि क्या तुम्हें पूरा सिस्टम पता भी है कि कैसा है, समझ रहे? तुमने बिट्स एंड पीसेस में देखा है सिस्टम को। तुम जबलपुर में किसी स्कूल में पढ़े हो, तुमने अपना जो कोर्स मटेरियल देखा है और तुमने उसमें चीज़ें में प्रॉब्लम देखी है, तुमने न्यूज़ चैनल देखे हैं, तुमने व्हाट्सएप फेसबुक में से डेटा इकट्ठा किया है, आ रहा है समझ में? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक, तुमने बुक्स भी पढ़ी, तुम एक एजुकेटेड पर्सन हो, प्रॉपर तुमने अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी 12th तक की कंप्लीट की है, तो हाँ ऑब्वियसली बात है, शिकायतें होंगी, समझ रहे, लेकिन कोई भी चीज़ क्यों है, कोई भी चीज़ जो है वो क्यों है, क्या तुमने ये जानने की कोशिश की है? समझ रहे? जब हम पूरा सिस्टम देखेंगे ना तब जाकर के हम इसको कर पाएंगे, तब हमको एक्चुअली में पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी क्या है, अभी तुमको जो बिट्स एंड पीसेस में पता हो, तो कुछ चीज़ें जो तुमको गलत लगती है, समझ में आ रहा है, उनके लिए शायद शायद सरकार के पास या किसी के पास और कोई रास्ता हो ना, मतलब तुम्हें ये तो दिख जाएगा कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन अगर तुमसे ये पूछा जाए ना कि अच्छा इसके अलावा तुम बताओ कि क्या सही करना चाहिए, तो अगर तुम उस चीज़ को सुधारोगे, एक चीज़ याद रखना बेटा, अगर हम कोई एक चीज़ सुधारते हैं ना तो सिर्फ वो चीज़ नहीं सुधरती, पूरा सिनेरियो चेंज होता है, ठीक है ना? जैसे अगर मान लो कि जैसे अपन बोलते हैं कि भाई स्कूल वाले सिस्टम में कोई भी एक तुम बताओ, सुनना है कि कोर्स सही नहीं है, मतलब अभी जो मेंटालिटी बन रही है लेकिन बच्चों की, अगर मान लो कि कोर्स में अपडेशन होता है या कुछ इस तरीके का होता है, तो मेंटालिटी कैसी जाएगी, इसका भी कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, मतलब कि वो क्या जाने वाला है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो सिस्टम आपको पूरा पता चलेगा तो आप ज़्यादा, मतलब देखो समझो, मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ पता है, ताकि आप
जिज्ञासु बन जाओ। मैं आपको चीज़ें बता नहीं रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों को क्यूरियस कर रहा हूँ बस, क्योंकि चीज़ें इतनी सारी है कि मैं या कोई भी एक इंसान आपको चीज़ें बता नहीं सकता, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? लेकिन अगर आप इस काबिल हो जाओ ना, समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को आ जाए कि भैया मुझे पता करनी है चीज़ें, मुझे ढूंढनी है, सिर्फ गूगल नहीं, मतलब हर चीज़ सोशल लेवल पे, तो आप चीज़ें ढूंढ पाओगे। और कल को आप में से कोई एक व्यक्ति या सारे लोग, मैं तो कहूँगा, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अगर कोई बहुत हाई लेवल पर पहुँचता है, आप अगर किसी ऐसे लेवल पर पहुँचते हो कि आप सिस्टम चेंज कर पाओ, समझ में आ रहा है? मैं ऐसे लेवल पर नहीं हूँ, समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, मैं शायद कुछ लोगों को गाइड कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है? तो अगर आप ऐसे लेवल पर पहुँच पाओ कल को कि आपके हाथ में है कि भैया आप सिस्टम को चेंज कर पाओ, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपने जितना नॉलेज बटोरा है उसके बेस पे आप सही तरीके से चीज़ें डिसाइड कर पाओगे। अगर आपको डिसीजन मेकिंग या उस पॉइंट ऑफ व्यू देखना है ना, तो आप अपने अभी जबलपुर के जो कलेक्टर हैं, समझ में आ रहा है, उनका, उनके जो पूरे डेली के वीडियोज आते हैं कि उनने कोरोना वायरस की सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया है, कमेंडेबल है यार, समझ में आ रहा है? मतलब मैंने आज तक में बहुत बार तो कलेक्टर के नाम भी नहीं पता थे मुझे, समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो अभी करंट के कलेक्टर हैं, पर्सनल ओपिनियन लोग डिसगोल कर सकते हैं उनका, ठीक है ना? पूरे एमपी में 10,000 से ज़्यादा केस हो गए हैं, समझ में आ रहा है? कल की डेट में 12,000 केसेस देश में निकले हैं, लेकिन जो अपने कलेक्टर का जो काम है, समझ में आ रहा है? मैं तो, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़बरदस्त लगता है कि जबलपुर आज की डेट में इतना थोड़ा फ्री है, समझ में आ रहा है? कि हम आकर के क्लास में पढ़ा पा रहे हैं, लोग एक दूसरे से थोड़ा बहुत जो भी मिल पा रहे हैं, ये सब मैक्सिमम मेहनत जो है ना वो कलेक्टर साहब की होती है। तो ये डिसीजन मेकिंग कब आती है? जब आप इतना, हाँ, भरत यादव जी जो, तो ये एबिलिटी आपकी आती है जब आप पढ़ते हो। यूपीएससी में पता क्या है? यूपीएससी अगर आपको कलेक्टर बनना है, आपको यूपीएससी ये सब देना है, तो पता है उसमें क्या सिलेबस है? उसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हिस्ट्री है, समझ में आ रहा है? कोई एक टेक्निकल सब्जेक्ट आप ले सकते हो जैसे कॉमर्स या अकाउंट्स या इस तरीके से, बाकी जनरल नॉलेज है, आ रहा है समझ? और बहुत सारे, मतलब कि उसमें जोग्राफ़ी भी है, उसमें डेमोग्राफी भी है कि लोगों के बारे में जाना, और ये सब, क्योंकि आपको जब पूरा नॉलेज होगा ना, समझ में आ रहा है, तब आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत एनरिच्ड होती है। तब आपको पता होता है कि यार डिसीजन कैसे लेना है, इस डिसीजन का कहाँ कहाँ क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। अपन लोग सिर्फ, पता है, एक या दो फैक्टर कंसिडर करके डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो वो उतना नॉलेज गेन करके जाते हैं ना, वो पचासों फैक्टर सोच करके डिसीजन ले पाते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? चलो आज इतना ही करते हैं अपन, ठीक है ना? अगली कक्षा में अपन और आगे इसको बढ़ाएंगे, फेडरल और यूनिटरी, ठीक है? चलो ठीक है गाइस, बहुत ज्ञान की बातें हो गई आज, ठीक है? चलो ठीक है, बाय बाय।